तो मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर अभी जो स्टार्ट किए वो है राष्ट्रीय आंदोलन। कल हम आपको बताए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है कुल 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो कल के क्लास में पहला चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक हुआ था उसको हम कंप्लीट कर दिए, जो एक उदारवादी का चरण था। मतलब रिक्वेस्ट करते थे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने और किसी चीज को मनवाने के लिए रिक्वेस्ट वाला नियम उसमें चल रहा था। तो सब्जेक्टिव रूप से काफी डिटेल में उसका क्लास हो गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये जो नोट्स है काफी हाई लेवल का नोट्स है, ये कोई लूसेंट फुसेंट ये सब ऑनलाइनर बुक नहीं है। यदि आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो राष्ट्रीयवादी आंदोलन के प्रथम चरण कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद दूसरा चरण हम स्टार्ट किए थे उग्रवादी चरण, है ना। इसमें अंग्रेजों के सामने जो है अग्रेसिव मूड में उस समय के क्रांतिकारी नेता लोग थे। ये उग्रवादी चरण जो था 1905 से लेकर 1919 तक चला था। 1919 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण था। तो ये जो उग्रवादी चरण है यहां से प्रश्न जो है काफी अच्छा खासा एग्जाम में बनते हैं, इसको अच्छे से आप लोग जो है ध्यान पर रखेंगे, ठीक है। इसका थ्योरी हम यहां पर क्लियर लिख दिए हैं कि जो उग्रवादी नेताओं के अनुनय विनिमय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ तब कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग ऐसे थे, वो काफी नाराज थे इन सभी कामों से कि भाई इस तरीका से यदि आजादी मांगिएगा तो ये लोग आजादी देने वाला है नहीं। तो कांग्रेस के भीतर जो एक गुट था जो काफी अटैक मूड में जो है हमेशा रहता था, वो बोला कि नहीं भाई अब आप लोग से नहीं होगा, अब हम लोग आंदोलन करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और इस दल का नाम दिया गरम दल, है ना। 1905 से लेकर 1906 तक ये दल जो है काफी अच्छा खासा अपना पैक्ट बनाना शुरू कर दिया। इसी के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना होगा तो पूछ देगा कि उग्रवादी का चरण कब था, उग्रवादी का चरण कब था, है ना। क्लियर है। ये जो उग्रवादी कहे जाने वाले जो नेता थे इनमें प्रमुख रूप से 3 नेता थे जिनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। साथ में इनके चलते हैं अरविंद घोष। ये उस समय के प्रमुख नेता थे जो अटैक मूड में जो है अंग्रेजों सामने अपनी बातों को रखते थे। इनका कहना यह था कि भाई प्रेम भाव से यदि आप अंग्रेजों से कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, वो टाल देंगे, उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ये लोग जो है स्वराज प्राप्ति को ही अपना एक प्रमुख लक्ष्य रखा कि इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना। ना हम राजनीति में पैर बनाना चाहते हम लोग, ना ही हमको आप प्रशासनिक चीजों में हिस्सा दीजिए, बस स्वराज ही मेरा लक्ष्य रहेगा, मतलब स्वयं का राज होना चाहिए, आप लोग यहां से निकलिए। इनका एक ही लक्ष्य था, है ना। तो इसी लक्ष्य पर ये लोग काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। इतना तक हो गया, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अब उग्रवाद को जन्म देने का बहुत सारा कारण था। आप बीपीएससी का मेंस लिखिएगा ना तो उसमें आपसे पूछ देगा कि उग्रवादी के समय काल से लेकर उसके कारण, उसकी विशेषता, उसको असफल होने का कारण, इन सभी चीजों के बारे में बताइए। तो ये मेंस में काम करता है और इसी तरीका का आपका स्टडी होगा तब जाकर जो है आप किसी वनडे एग्जाम को निकालिएगा, खासकर सचिवालय और बिहार एएसआई का। अब उग्रवाद को जन्म देने के भी बहुत सारे कारण है ना। इसमें जो प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रमुख जो कारण था अंग्रेज के जो है प्रेस एक्ट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, इसके माध्यम से भारतीय पत्र पत्रिका जो था उस पर ये लोग प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक प्रमुख कारण था, है ना, जो आंदोलन भड़कने का कारण था। दूसरा कारण था विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसके माध्यम से जो है भारतीयों को उच्च शिक्षा पर जो है महत्व देना कम कर दिया। दूसरा इंडियन ऑफिशियल, है ना, एक्ट 1904 में लाया गया था। बंगाल विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट था 1905। बंगाल विभाजन ही जो है उग्रवाद का जन्म देने का प्रमुख कारण था।
है ना। तो आगे हम इन सब के बारे में अच्छे से करेंगे कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए, कुछ तत्कालिक कारण भी था। इंडिया का इटली के साथ अच्छा खासा संबंध था, लेकिन ब्रिटेन ने इथोपिया का समर्थन देकर इथोपिया से इटली को पराजित करवा दिया, है ना। इटली पराजित हो गया, इससे जो है इंडियन जो नेता थे जिनका संबंध बढ़िया था वो एकदम हम ना आग बबूला हो गए। तो ये भी एक कारण था, है ना। ये आपका उग्रवाद का जन्म देने के लिए। तो ये जो पराजित हुआ था 1895 से 1896 तक बीच में युद्ध चला था, उसमें इटली पराजित हुआ था। दूसरा कारण था कि जापान द्वारा रूस को पराजित करना। रूस अच्छा खासा संबंध रखता था इंडिया के साथ, अब जापान इसमें जो है रूस को पराजित कर दिया, ब्रिटेन जापान को सपोर्ट कर दिया, है ना। तो ये भी एक मुख्य कारण था जो कि आपका उग्रवाद को जन्म देने का, है ना। इसके अलावा जो है आयरलैंड, चीन, तुर्की, इस सब में भी एक छोटा मोटा आंदोलन हुआ, ये भी एक कारण हुआ, ठीक है, जिसके वजह से जो है आपका उग्रवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट आइए, है ना। इसके बीच में एक और भी कारण होता है ना। ये आपका मेंस में पूछ देगा कि आप जो है उग्रवाद का कारण बता दीजिए आप, तो इतना पॉइंट आपको याद रहेगा तो आसानी से आप वहां लिख देंगे 5-6 लाइन में, बहुत बढ़िया मेंस का प्रश्न बन जाता है वहां पे। लेकिन वही आप पीटी उटी में बचेगा, इसी में से प्रश्न घुमा के स्टेटमेंट वाला पूछ देगा तो फंस जाइएगा आप, है ना। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे था कि मुख्य बात था कि 1896 से लेकर 1900 के बीच में, है ना, एक भीषण अकाल पड़ा हुआ था, है ना। हम कह सकते पूरे विश्व में मिला था, जो इंडियन के समर्थन वाले देश थे वहां, कुछ इंडिया में भी, है ना। और अकाल पड़ा हुआ था। इसी बीच जो है दिल्ली दरबार लगाया गया 1903 में। और जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो उसमें बहुत एकदम भारी खर्चा किया गया, शाही जो है स्वागत किया गया, ठीक है, उस समय के सम्राट को। और जैसे ही खर्च किया गया तो ये भी लोग देखे कि भाई यहाँ अकाल पड़ा है और ये लोग जो है काफी ज्यादा मात्रा में अपना खर्च कर रहा लोग, है ना। तो ये भी एक कारण था उग्रवाद का जन्म देने का, है ना। खासकर जो इसमें तिलक नेता थे, है ना, लाला लाजपत राय, तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन सब पर मुकदमा किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर लंबे समय तक कारावास में रखा गया। तो ये भी एक मुख्य कारण था जो है कि आपका उग्रवाद का जन्म देने का। तो बहुत सारे कारण हो गए उग्रवाद का जन्म देने के लिए, है ना। इसी बीच जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने एक अपना हम कह सकते हैं कि कोटेशन दिया था, एक वक्तव्य दिया था कि स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा बल्कि संघर्ष से मिलेगा, है ना। खाली ये नहीं कि आप मोटिव बना लिए कि जो है स्वराज हम लोग लेके रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा, ऐसे नहीं होगा। स्वराज संघर्ष से प्राप्त होगा, ये बाल गंगाधर तिलक की बात था, है ना। अंत में जो है इस पर जो है एक हम कह सकते हैं कि बात भी रखते हैं कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये कोटेशन किसका है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो और भी सारे पॉइंट है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी बीच जो है ना बाल गंगाधर तिलक जो है हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, ठीक है, उग्रवाद का जो ऐसे पहचान जो है ना वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व से इसको जोड़ दिया गया था, है ना। और इसी बीच जो है ना बाल गंगाधर तिलक जो है ना 1893 में गणपति महोत्सव महोत्सव शुरू किए थे और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गणपति महोत्सव किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? 1893 में इसको स्टार्ट किया गया था। वही 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट आइए, नीचे देखिए ये वाला लाइन क्या लिखा हुआ है ना। बाकी सब इसका इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बाकी ये भी चीज जो है अब आप पढ़ सकते हो, लेकिन वन लाइनर यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला है, ठीक है। बाकी आइए यहाँ देखिएगा, बाकी गुरदास बनर्जी जो है बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट होगा तो पूछ ही देगा आप एग्जाम में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आ जाइए, अब इसके बाद का पॉइंट क्या है? आइए यहाँ, इसके बाद स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन से ही जो है ना पूरा विवाद जो है पनपना शुरू होता है। बंगाल विभाजन होता है 1905 में। उस समय का गवर्नर था कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन, जिसका समय काल था 1899 से लेकर 1905 के बीच जो है इसका समय काल था, ठीक है। और इसी के शासन काल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल विभाजन के भी बहुत सारे कारण हैं। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था कि बंगाल के अंदर जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब आ जाते थे और इतने बड़े साम्राज्य को जो है संभालना, मतलब प्रशासनिक चीजों को देखना एक मुश्किल काम हो रहा था। तो अंग्रेजों ने बोला कि प्रशासनिक चीजों को देख करने में दिक्कत होगा, इसलिए जो है इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल में बांटेंगे। जो पूर्वी बंगाल था उसको ये लोग जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में बांट दिया और जो पश्चिमी बंगाल था इसको ये लोग जो है हिंदुत्व के नाम करके अलग कर दिया ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है भाई। जैसी बंगाल विभाजन हुआ, है ना, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में,
तो बंगाल जैसी विभाजन हुआ ना, ये डेट भी आप याद रखेंगे 20 जुलाई 1905 को, कहीं कहीं 19 जुलाई 1905 को कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब होता है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन होता है। अब जैसी बंगाल विभाजन होता है ना, तो जो भारतीय क्रांतिकारी नेता थे वो बोले कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना इसके लिए आंदोलन करना होगा। तो एक बैठक हुआ 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को एक बैठक हुआ, कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में, बड़ा सा हॉल है, उसमें जो है बैठक हुआ। और बैठक के बाद कहा गया कि यहाँ से एक आंदोलन प्रारंभ होगा जिसका नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया कि भाई अंग्रेजों की जितनी सारी वस्तुएं हैं उसका विरोध किया जाएगा और हम लोग अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को जो है आपका स्वीकारेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उनको इकोनॉमिकल रूप से चोट करने का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में जो है इसको शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद का कहानी देखिएगा, है ना। 7 अगस्त से ये लोग शुरू करता है लोग, लेकिन अंग्रेज के द्वारा जो है ये भी आंदोलन को क्या कर दिया जाता है कि दबा दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को कहा गया कि लागू हो जाएगा, ये लग जाएगा ना। बंगाल जो है बट गया दो हिस्सों में, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी भाग में बट गया। पूर्वी बंगाल जो था उसमें जो है पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया गया। ठीक है, जिसमें राजशाही, चटगा और ढाका जो कि बांग्लादेश में, ये सबको शामिल कर दिया गया। ये पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कर दिया गया। दूसरा इसमें क्या कर दिया गया? पश्चिमी बंगाल, जिसमें बंगाल का कुछ हिस्सा रखा गया, बिहार और उड़ीसा को शामिल कर दिया गया। ठीक है, करजन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत कहा, है ना, और उसी को जो है बंगाल की राजधानी बना दिया, ढाका को, है ना, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दिया, जो कि अभी जो है आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वहां पर। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? आगे अब जैसी बंगाल विभाजन होता है कि 16 अक्टूबर 1905 से भाई ये प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, जैसी बंगाल विभाजन होता है तो इस दिन को लोग जो है ना शोक दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में कब शोक दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोग ने जो है मतलब हम कह सकते हैं कि इसके विरोध में उपवास रखा, वंदे मातरम और देशभक्ति जो है गीत को गाया। ठीक है, आइए अगला लाइन देखिएगा। कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा, है ना, बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। मतलब ये अच्छे से लागू कर दिया कि भाई ये पूरे देश में चलेगा। लेकिन संयोग से स्वदेशी आंदोलन जो है ना पूरे क्षेत्र में नहीं फैल पाया था, जिसके वजह से जो है ये स्वदेशी आंदोलन असफल हो गया था। आगे बढ़ते हैं, और भी सारा पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट आइए, जब बंगाल विभाजन हुआ था ना उसी के बीच में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियां चल रही थी, है ना, कुछ अलग अलग चीजों का निर्माण किया गया था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार संपूर्ण देश में करने का काम दिया गया था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, है ना, जो झंडा का निर्माण किए थे, आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर, इन सबको दिया गया था कि आप लोग जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार पूरे देश में करिए अच्छे तरीके से, है ना। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी था वेलेंटाइन चेरोल, जिसको चेरोल भी कहा जाता था, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये बोला कि भाई भारतीयों के अशांति का कोई जनक है तो वह है बाल गंगाधर तिलक। ये सब जो है तिलक के बारे में कहा था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश में, पता रहा कि ये लोग कहाँ कहाँ प्रचार किए थे, इसको आप एक बार देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि, है ना, स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। अब एग्जाम में पूछ देगा कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से किन किन चीजों का बहिष्कार किया गया, तो भाई बहुत सारी चीजों को किया गया था। आपका यहाँ पर जो है विरोध किया गया था, उपाधियां लौटाया, जितने लोगों को दिया गया था उपाधियां लौटा दिया गया, स्कूल जो है जो विद्यार्थी थे वो जाना बंद कर दिए। ठीक है, अदालत ना चलने के बारे में कहा गया। ठीक है, इन सब चीज, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न किया जाए ये कहा गया इसमें। ठीक है, आइए अब इसी बीच जो है एक क्रांतिकारी जो है हम कह सकते हैं कि संस्था सामने निकल के आता है, जिसका नाम है अनुशीलन समिति। ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो बरीन कुमार घोष एवं इन्हीं के भाई थे, मित्र थे, हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, ये पी मित्रा, ये सब मिलकर जो है एक पहली क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया, जो था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ने ही एक जो है हम कह सकते हैं कि पत्रिका चलाया, है ना, जिसका नाम था युगांतर, है ना। कुछ देर कौन युगांतर कौन लिखे थे, तो जवाब बनेगा वरित कुमार घोष। ठीक है, बढ़िया। स्वदेशी आंदोलन के समय कुछ जो घटनाएं और हुई थी उसके बारे में देख लीजिए।
स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति जो है समर्थन एकत्र करने में, है ना, स्वदेशी बांधव समिति जिसकी स्थापना बरिशाल के उपाध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, मतलब राखी बांधने का प्रयास वाला परंपरा यहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता थी कि जनता के मत, आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति, ये सब मिसलेनियस पॉइंट है, इसको आप एक बार देख सकते हो। इसी समय जो है ना टैगोर के द्वारा एक हम कह सकते हैं कि एक गीत लिखा गया था, अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा गया था, और जब लोग जुलूस निकालते थे इसी गाने को जो है गाते थे, और 1971 में बांग्लादेश का ये तो राष्ट्रीय गान भी बन गया। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने बंगाल को केमिकल स्वदेशी स्टोक्स की स्थापना किया। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम आपको बता दिए। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के बाद शुरू होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो स्वदेशी से और भी कुछ पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी आप लोग देख सकते हो, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र के अन्य वैज्ञानिक की सफलताओं ने आंदोलन की मजबूती प्रदान की। ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में ये लोग जुड़े हुए थे, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े थे। अच्छा, ये वाला पॉइंट एकदम अच्छा से याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकलकर आंदोलन में अपना भागीदारी दिखाई थी। पूछ देगा कि स्वदेशी आंदोलन में क्या महिलाएं भाग ली थी, तो यस, महिलाएं भाग यहाँ पर ली थी। ठीक है, स्त्रियों के अलावा जो है बंगाल के युवाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन में जो है किसान और मुस्लिम की भागीदारी नहीं था, ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो एग्जाम में ये पूछता है पक्का कि स्वदेशी आंदोलन में जो है इनमें से कौन भाग नहीं लिए थे, तो जवाब बनेगा किसान और मुस्लिम वर्ग जो है इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी यहाँ पर और भी सारा पॉइंट है जिसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो आज हम लोग बड़ा विभाजन तक ही करेंगे, और कल जो है हम लोग कर लेंगे इसका तीसरा क्लास करेंगे। इसी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। 30 मिनट का क्लास रहने वाला है डेली का डेली। क्लियर है?